हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग और क्रिप्टो की ताज़ा खबर में आपका फिर से स्वागत है। और दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी 2 इकोनॉमीज़ हैं, यूनाइटेड किंगडम और जापान, ये दोनों रिसेशन में चले गए। ये सबसे बड़ी न्यूज़ है। मतलब बैक टू बैक एक ही दिन के अंदर 2 कंट्रीज़ जो हैं वो रिसेशन में चली गई हैं, राइट? रिसेशन का मतलब ये होता है कि जब आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें बहुत तेज़ी से जब गिरावट आ रही है, राइट? आपकी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, अगर 2 क्वार्टर कंसेक्युटिव आपकी जो है वो नेगेटिव ग्रोथ है, अगर आपकी जीडीपी में, तो आपकी इकोनॉमी रिसेशन में चली गई। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये जो 2 सबसे मेजर जो फैक्टर होते हैं वो यही है कि आपकी जो जीडीपी है वो कंसेक्युटिव 2 महीने नेगेटिव में है। यूके में और जापान में रिसेशन का मतलब सिर्फ इन 2 कंट्रीज़ तक लिमिटेड नहीं है। अगर पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में चाहे यूरोप हो, चाहे यूएस हो, हर कंट्री के अंदर कहीं न कहीं आप कुछ समय के अंदर 2024 के अंदर आप बहुत सारी कंट्रीज़ को रिसेशन में जाता देखेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है मैं इसकी वजह बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि जो कोविड के एरा में जब मनी को प्रिंट किया गया था, तो बहुत सारे देशों ने बिना किसी हिसाब-किताब के, आओ देखा ना ताओ, सिर्फ़ पैसे से प्रिंट किया। और उस समय में जो सेंट्रल बैंक ने बोला कि यार, जो ये लॉकडाउन हो गया, ये सारी चीज़ें जो हो गई, इनसे इनसे बचने के लिए सिर्फ़ एक ही तरीका है कि हम लोगों के अकाउंट में पैसे डालते हैं। मतलब काफ़ी सारे देश जो हैं अपने सिटिज़न्स के अकाउंट में उन्होंने फ्री मनी लिटरली उनके अकाउंट में पैसे को डिपॉज़िट किया। ये जो फ्री मनी किया, डिपॉज़िट किया और इतने टाइम समय जो मनी को प्रिंट किया, तो उससे होता क्या है कि जब मार्केट में बहुत सारा पैसा आता है, मनी सप्लाई इंक्रीज़ होती है, लोगों के हाथ में पैसा आता है, लोग चीज़ों की ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं, फिर वो इन्फ्लेशन का विकराल रूप ले लेती है। जब इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई, हमने देखा 2021 में, 22 में, जब इन्फ्लेशन के रोने गाने लगे लोग, तो सेंट्रल बैंक ने बोला यार अचानक ओहो! हमने बहुत पैसे को प्रिंट कर दिया, अब हम क्या करते हैं कि पैसे की जो मनी की सप्लाई है उसको कम करते हैं। उसको कम करने का जो तरीका होता है वो रेट की हाइक्स कर देते हैं, लोन लेना महँगा कर देते हैं। जब लोन महँगा होता है तो लोग अपनी चीज़ों की डिमांड को डेफ़र कर देते हैं, डिमांड को डिले कर देते हैं और काफ़ी सारे कॉर्पोरेट लोन भी महँगे हो जाते हैं। वो कहते हैं यार हम एक्सपेंड बाद में कर लेंगे। जब चीज़ों की डिमांड कम होती है तो जो प्रोड्यूसर होता है वो चीज़ों को कम प्रोड्यूस करता है, तो वो लोगों को नौकरियों पे कम हायर करता है। जो एक्जिस्टिंग लोग नौकरियों पे हैं, उन लोगों को भी वो कहता है कि भैया घर बैठो, अभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो जॉब लॉस भी काफ़ी होता है। जब जॉब लॉस होता है, जॉब लॉस होने की आशंका होती है, तो लोग डर के मारे खर्चे कम करते हैं। उल्टा जो डिमांड जो वो अपनी डेफर कर देते हैं और मार्केट के अंदर स्पेंडिंग आप देखते हो एकदम कम हो जाती है। एग्रीगेटेड डिमांड बहुत ड्रास्टिकली कम हो जाती है। अब इससे निकलने का तरीका क्या होता है? इससे निकलने का तरीका सिंपल है, फिर से मनी को प्रिंट करो। क्योंकि जो केनेजियन इकोनॉमिक्स ये कहती है, केनेजियन इकोनॉमिस्ट का ये मानना होता है कि किसी भी इकोनॉमी को जाँचने का सबसे जो अव्वल तरीका है वो ये है कि मार्केट के अंदर एग्रीगेटेड डिमांड कितनी है। एग्रीगेटेड डिमांड अगर अच्छी है, तो इसका मतलब इकोनॉमी बहुत अच्छी है। तो केनेजियन इकोनॉमिक्स ये कहती है कि भैया मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ा दो। तो एक ही तरीका है रिसेशन से उभरने का, वो ये है कि भैया मनी सप्लाई को बढ़ा दो, ताकि और जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो फिर से जो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ सकती है। लेकिन मनी सप्लाई बढ़ाने से, रेट कट करने से क्या होता है कि जो स्पेकुलेटिव एसेट क्लास हैं, उनको ये लगने लगता है कि भैया सबसे पहले जो पंप होती हैं वो इक्विटीज़ और स्टॉक मार्केट्स और बिटकॉइन और क्रिप्टो, ये सारी बढ़ने लगती हैं। लेकिन इस वक़्त ये देखा जा रहा है कि जैसे जापान के अंदर मैं आपको बताऊँ कि जापान में रिसेशन आते ही, जापान से खबर ये आ रही है, आप देख सकते हो कि जापान तीसरे नंबर पे चला गया। पहले तो आप ये यूके की खबर देख लो, यूके की हेडलाइन है, यूके इकोनॉमी फॉल इंटू रिसेशन। जापान जो है वो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, अब वो चौथे नंबर पे चली गई, जर्मनी तीसरे नंबर पे आ गई। और जापान के अंदर एक चीज़ ये हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं कि अपने आने वाले बुरे समय को देखते हुए, क्योंकि जापान के अंदर जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो दुनिया की सबसे हाईएस्ट है, 300% से ऊपर है। तो अब वहाँ पे जो बिटकॉइन और येन का पेयर है, जैसे बिटकॉइन आईएनआर का पेयर है, बिटकॉइन येन के पेयर में बिटकॉइन अपने ऑल टाइम वहाँ पे हाई पे पहुँच गया है, जो बिटकॉइन येन का जो पेयर है। और यही नहीं, अगर हम देखें ना, हो क्या रहा है कि दुनिया भर के अंदर बिटकॉइन इतनी तेज़ी से अब इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अगर आप पूरी देखें दुनिया के अंदर अगर आप देखो तो जो गोल्ड, यूएस के अंदर जो 14 गोल्ड ईटीएफ की जो कंपनीज़ हैं, उनमें से 2.4 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो आउटफ्लो हुआ। मतलब बिट गोल्ड ईटीएफ से पैसा निकल रहा है। और जो 10 बिटकॉइन ईटीएफ है उसके अंदर 3.89 बिलियन यूएस डॉलर इनफ्लो हुआ है। तो इसका मतलब बीटीसी इज़ परफॉर्मिंग बेटर देन गोल्ड। तो लोग बिटकॉइन के ईटीएफ में ज़्यादा पैसा आ रहा है और गोल्ड के ईटीएफ से पैसा निकल रहा है। ये आप यहाँ पे पर्टिकुलर ग्राफ को भी देख सकते हो। और उसके बाद आप देखो कि जो यहाँ पे
यहाँ पे हमने बिटकॉइन किसकी बारे की बात करी, यहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर कह लो कि इन्होंने ना 2021 के अंदर भी प्रेडिक्ट किया था कि बिटकॉइन कितने का जाएगा और बिटकॉइन उतने का गया। तो लास्ट टाइम इन्होंने जब ये प्रेडिक्शन दी थी, तो उस टाइम इनकी जो प्रेडिक्शन थी वो बिल्कुल सटीक बैठी थी। अगर आप ये देखो सितंबर 11, 2019 को इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि आई बिलीव द नेक्स्ट रैली विल सेट यू हियर ऑन फायर कुड गो टू $50,000 टू 100K। ये 2019 में लिखा था, सितंबर 2019 में, तो आप समझ सकते हो कि सितंबर 2019 में मतलब 2020 के अंदर $20,000 गया था और तब इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि बिटकॉइन $50,000 से 100 के US डॉलर के बीच में जा सकता है। अब इन्होंने ये बोला कि 2026 तक 2026 तक 200 के से लेके 600 के, मतलब 2 लाख यूएस डॉलर से 6 लाख यूएस डॉलर के बीच में जा सकता है 2026 तक। तो ये इनकी प्रेडिक्शन को इसलिए दाद दी जाती है क्योंकि इन्होंने पहले भी ये प्रोड्यूस किया था। इनफैक्ट ये इन्फ्लुएंसर नहीं है, ये एक adamandresearch.com एक रिसर्च फर्म के साथ काम करते हैं। पहले ये एडवाइजर रह चुके हैं ब्लॉकस्ट्रीम के भी। सो इनकी प्रेडिक्शन को काफ़ी अहमियत दी जा रही है। उसके बाद यूएस के अंदर, जैसे हमने भी आपको एक मैंने बैकग्राउंड दिया है ना कि यूएस के अंदर भी कोई हालात अच्छे नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि जापान के अंदर हालात अच्छे हैं और जापान के अंदर रिसेशन है और यूके के अंदर रिसेशन है और यूएस में बहुत अच्छे हालात है, तो ऐसा नहीं है। यूएस के अंदर मैंने जो स्पेंडिंग है उनका ब्रेकअप देखा, तो जो यूएस जो टोटल जो स्पेंड कर रहा है, आप देखो कि अपने नेट इंटरेस्ट जो उनके ये जो इंटरेस्ट है, जो डेट के ऊपर जो वो इंटरेस्ट पे आउट कर रहे हैं, वो चौथे नंबर का जो उनका खर्चा है वो इसका है। अगर आप देखो हेल्थ में 293 बिलियन यूएस डॉलर और इंटरेस्ट पे 283 बिलियन यूएस डॉलर। तो जो जितना यूएस जो है वो अपनी नेशनल डिफेंस पे खर्चा कर रहा है, मतलब आर्मी के ऊपर, जितना वेपन्स के ऊपर, नेशनल डिफेंस पे वो 300 बिलियन यूएस डॉलर हर साल खर्च कर रहा है। ऑलमोस्ट उतना ही खर्चा वो जो डेट के ऊपर इंटरेस्ट है उसको पे आउट करने के लिए भी कर रहा है। तो कोई यूएस के भी कोई बहुत अच्छे हालात नहीं है। यूएस के अंदर भी हम देख रहे हैं कि उन्होंने इन्फ्लेशन को कम तो कर लिया है, लेकिन कब तक? वो अगर रेट कट करने की जैसे ही वो प्लान करेगा, सोचेगा, तो इन्फ्लेशन फिर से बेकाबू हो जाएगी। और अभी इन्फ्लेशन को वो 2% की रेंज में लाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, बट उनका वो डेस्परेट अटेम्प्ट अभी कहीं न कहीं पूरा नहीं हुआ। और जो लास्ट ये जो अभी सीपीआई का जो रिज़ल्ट आया है, जो वो उसमें जो इन्फ्लेशन के रेट आए हैं, वो उसमें हल्का-सा वो बढ़ा हुआ भी है, तो उनके लिए ऑब्वियसली कंसर्न हो गया है। फिर भी 2024 में लोग ये सोच रहे हैं, क्योंकि अगर ये रेट कट नहीं किया तो यूएस की इकोनॉमी कैन गो इनटू रिसेशन, बिकॉज़ रेट कट्स को रेट हाइक जिस तरीके से किए हैं, जिस स्पीड से किए हैं यूएस ने, वो यूएस को रिसेशन में धकेल सकता है। इसलिए रेट कट करना 2024 में यूएस के लिए मजबूरी है। करते नहीं करते वो देखने वाली बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि 2024 के अंदर यूएस रेट कट कर सकता है। और इंडोनेशिया के अंदर अब हुआ क्या कि पूरी दुनिया में जो प्रो क्रिप्टो जो जो कैंडिडेट्स हैं, जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं, वो ज़्यादा फेवरेट हैं। यू इंडोनेशिया के अंदर भी जो वाइस प्रेज़िडेंट का जो इलेक्शन हुआ, उसके अंदर जो प्रो क्रिप्टो जो कैंडिडेट था, उसने अच्छा किया और वो जीता है। सिटी बैंक की खबर ये आ रही है कि सिटी बैंक ने सिटी बैंक ने जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, उनको अवालांच के ऊपर जो टोकेनाइज़ेशन के लिए अवालांच को यूज़ किया है। और जो प्राइवेट इक्विटी फंड है उनको टोकेनाइज़ करके अवालांच ब्लॉकचेन को यूज़ किया है। तो ये हम रियल वर्ल्ड एसेट की टोकेनाइज़ेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे सिटी बैंक जो है अवालांच को यूज़ कर रहा है टू टोकेनाइज़ द प्राइवेट इक्विटी, राइट। उसके बाद हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन और रियल एस्टेट के बीच में ये एक आर्टिकल है। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। इनफैक्ट इस आर्टिकल के अंदर ना, मैं इसका लिंक छोड़ दूँगा, मैं इसको पूरा डिटेल में तो नहीं समझा रहा। लेकिन इस आर्टिकल के अंदर ये लिखा है कि रियल एस्टेट में और बिटकॉइन के अंदर बेटर स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है। सो बेसिकली इनका ये कहना है कि देखिए, हाँ, दुनिया की 67% जो वेल्थ है वो रियल एस्टेट में है। लेकिन रियल एस्टेट के अंदर सबसे बड़ी इश्यू ये है कि मोबिलिटी नहीं होती, आप इसको मूव नहीं कर सकते इन टाइम्स ऑफ नीड स्पेशली। एक तो आप इसको मूव नहीं कर सकते। दूसरा जो इसमें ये देखा गया है कि अगर हमने काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ देखी, जैसे सीरिया, सूडान, यूक्रेन, पैलेस्टाइन, इज़राइल, लेबनान, काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो वॉर के अंदर ग्रस्त हैं, तो वहाँ पे रियल एस्टेट नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं। अगर आपकी कोई दुकान था, कोई फ्लैट थी, कोई बिल्डिंग थी, तो वो बची ही नहीं। और ऐसे बहुत सारे देश हैं, मतलब मिलियंस में लोग हैं जो अपने रियल एस्टेट को खो चुके हैं, राइट? और ये एक इम्पोर्टेंट बात है। प्लस जो रियल एस्टेट है, उसको
रियल एस्टेट की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, आपको लगता है कि रियल एस्टेट को सिर्फ़ ऐसे लेके छोड़ देने भर से काम हो जाता है। रियल एस्टेट की भी एक मेंटेनेंस कॉस्ट भी होती है। प्लस रियल एस्टेट से जो इनकम जो जनरेट होती है, राइट? वो भी टैक्सेबल होती है। रियल एस्टेट को पाने के लिए भी आपकी बहुत कॉस्टिंग होती है, चाहे उसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, म्यूटेशन कॉस्ट है, चाहे उसके हाउस टैक्सेस है। अगर आप इन सब चीज़ों को मिला लो तो वो भी एक बहुत ज़्यादा होती है। प्लस रियल एस्टेट बिल्कुल लिक्विड नहीं होती। मतलब अगर आज आप रियल एस्टेट को बेचना चाहो और आपको कोई पैसे की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, बेयर मिनिमम से बेयर मिनिमम जो बायर होगा वो आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा तो अगर आपकी मजबूरी देखेगा तो बहुत तोड़ के पैसे देता है। और अगर उसने तोड़ के पैसे दिए और अगर उस आप आपके पास समय भी है तब भी आपको बहुत वक़्त लग सकता है। ये कहना आसान होता है कि मैं अभी रियल एस्टेट अभी आज बेच दूँगा, मेरी प्रॉपर्टी तो आज बिक जाएगी, लेकिन जब आप मार्केट में बेचने जाते हो, तो आपको फिर रियलिटी चेक मिलता है। तो काफ़ी सारी यहाँ पे ना एक एनालिसिस करी, इस आर्टिकल को मैं लिंक में छोड़ दूँगा। ये सोचने पे मजबूर करता है कि बिटकॉइन इज़ लाइक अ प्रॉपर्टी ऑन टॉप ऑफ ब्लॉकचेन एज़ अ लैंड, राइट? मतलब अगर आपका ब्लॉकचेन एक ज़मीन है, राइट? तो बिटकॉइन एक प्रॉपर्टी है। आपका आपका हाउस नंबर सपोज़ 291 है और कैलाश कॉलोनी है सपोज़, तो बिटकॉइन का एड्रेस आपका हाउस प्रॉपर्टी एड्रेस है। ब्लॉकचेन के ऊपर, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ये इस तरीके से यहाँ पे एक बिटकॉइन को और हाउस प्रॉपर्टी को, रियल एस्टेट को कंपेयर करने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश करी कि जिस हिसाब से बिटकॉइन के अंदर जो जो कन्वीनियंस है, जो लिक्विडिटी है, जो हाइली लिक्विड है, डिजिटल प्रॉपर्टी है, एक तरीके डिजिटल कमोडिटी के जो फीचर्स हैं, वो इसके अंदर है, वो इसको इसलिए खास बनाते हैं और धीरे-धीरे लोगों को ये रियलाइज़ हो रहा है। तो इस आर्टिकल को आप ज़रूर पढ़िएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा और अगर आप 8 बजे आज अगर फ्री हैं तो आज हम डीपिन के ऊपर शो कर रहे हैं। डीपिन में हम स्वार चेन के फाउंडर को बुला रहे हैं। स्वार चेन एक बहुत ही ज़बरदस्त एक एक इंस्ट्रूमेंट है जो गाड़ी के अंदर लग जाता है आपके, एक तरह की डिवाइस है और जब गाड़ी चलती है तो बहुत सारा डेटा आपकी गाड़ी जनरेट करती है। आपकी गाड़ी में सेंसर्स लगे होते हैं, वो काफ़ी सारा डेटा जनरेट करते हैं। वो जो डेटा है वो किस तरीके से जनरेट होके ब्लॉकचेन पे जाके कमर्शियल यूज़ में आ सकता है। जैसे कि सपोज़ करिए कि आपके ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से अगर आपकी इंश्योरेंस डिसाइड हो कि आपके ड्राइविंग पैटर्न का जो डेटा है, वो इंश्योरेंस कंपनी के पास अगर आ जाए और वो उस हिसाब से देखे कि आप सेफ ड्राइवर हो, रिस्की ड्राइवर हो, आपकी ड्राइविंग के स्किल्स क्या हैं, ड्राइविंग किस तरीके से करते हो, उस हिसाब से आपकी अगर इंश्योरेंस डिसाइड हो तो, राइट? तो जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है और जो 55 किलोमीटर पर आवर की गाड़ी से स्पीड चलाता है, सेफ तरीके से गाड़ी चलाता है, उन दोनों की इंश्योरेंस में फ़र्क तो होना चाहिए ना। तो कैसे पता लगेगा? वो डेटा से पता लगेगा और उस तरह का डेटा कैसे जनरेट होगा? सोआर चेन के आज हम डीपिन के ऊपर एक शो करेंगे। अगर रात को 8 बजे अगर आप वेब 3 की दुनिया में आ सकते हो, तो प्लीज़ एक बार आइएगा लाइव। मैं और प्रणव उस शो में सोआर चेन के फाउंडर को उससे बात करेंगे। चलिए विद दिस थॉट आई थिंक आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग ये रहा क्रिप्टो की ताज़ा खबर। चलो मिलते हैं रात को 8 बजे वेब 3 की दुनिया में। थैंक यू वेरी मच।